तो आज अपन कर रहे हैं SA 300। SA 300 का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तीन चीज़ों का मतलब अपन को पता होना चाहिए। पहला है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, सेकंड है ऑडिट प्लान, थर्ड है ऑडिट प्रोग्राम। आखिर ऑडिट स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है, ऑडिट प्लान का क्या मतलब होता है और ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, ये अपन जानेंगे। सबसे पहले आता है ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम होता है एक प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि सिर्फ एक ही के बारे में ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करना है। जैसे कि सिर्फ पीपी को ले लिया आपने, तो पीपी के बारे में कैसे क्या क्या स्टेप्स होंगे जिससे आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा कि पीपी का एग्जिस्टेंस है, वैल्यूशन है, ये सब सही है। ठीक है, यानी कि क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे जिससे हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। तो ये किसी के बारे में भी हो सकता है, पर एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में होता है ऑडिट प्रोग्राम। जैसे पीपी के बारे में अलग होगा, पेरोल का देख रहे हो तो सिर्फ पेरोल के बारे में अपन देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लगाएंगे जिससे अपन को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। या फिर कैश एंड बैंक, ठीक है, ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का हो सकता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हो प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया। उसके बाद आता है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इंक्लूड्स ऑल ऑडिट प्रोग्राम्स। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट, यहाँ अपन ऑडिट प्लान क्या करता है, जो भी ऑडिट प्रोग्राम होते हैं ये सारी चीज़ों का इंक्लूड करता है ऑडिट प्लान। हाउ टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट, अपन रिस्क असेसमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे, कंट्रोल टेस्टिंग कितना डिटेल में करना है, अमाउंट टेस्टिंग में कितना रिलाई करने वाले हैं, ठीक है, कब करने वाले हैं अमाउंट टेस्टिंग, ठीक है, गोइंग कंसर्न रिगार्डिंग एनी अदर स्टेप्स टू बी परफॉर्म। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए ऐसे 560 के हिसाब से कोई स्पेसिफिक स्टेप्स लगाने की ज़रूरत है क्या। ठीक है, यानी कि अब इसको आप बोल सकते हो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ऑडिट प्लान एक बेसिकली इसमें होता है कि अपन रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, पूरा ये ऑडिट प्लान को आप बोल सकते हो डिटेल होता है। देन ऑडिट प्रोग्राम, उसके बाद आता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि अपन ऑडिट कब स्टार्ट करेंगे, कब ख़त्म होगी, टाइमलाइन ऑफ ऑडिट क्या रहेगी, एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विद फर्म दैट देयर आर एरियाज वेयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, एग्जांपल सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। यानी कि ऑडिट स्ट्रेटजी में अपन ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, यहाँ अपन किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं देखते, ओवरऑल ऑडिट के बारे में डिस्कस करते हैं, कब ऑडिट स्टार्ट होगी, कब ऑडिट ख़त्म होगी। ठीक है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि लास्ट ईयर भी सेम ही फर्म ने सेम ही ऑडिट टीम ने काम किया, तो उनको पता होगा कि लास्ट ईयर किस एरियाज में रिस्क ज़्यादा थी, ताकि वो उस हिसाब से अपन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कम्युनिकेशन टू TCWG एंड मैनेजमेंट कब करना है। ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रेटजी में अपन पूरा ओवरऑल देखते हैं ऑडिट के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एट बिगनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, ये अपन जब ऑडिट एंगेजमेंट को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ को अपन को पता होना चाहिए। जैसा फर्स्ट है परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय SA 220। ठीक है, यानी कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो अपन एक्सेप्टेंस एनालिसिस के बारे में देखते हैं, और रिकरिंग ऑडिट होता है तो अपन को देखना होता है कंटिन्यूस एनालिसिस, कहीं लास्ट ईयर में कुछ ऐसा तो नहीं मिला जिसमें अपन को लगे कि करंट ईयर में ऑडिट अपन को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो अपन पहले देखते हैं ओवरऑल एंटिटी के बारे में, देखते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेते हैं, कंपनी किस क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस बेस्ड है। ठीक है, फिर तो अपन देखते हैं अपन को ये करंट ईयर में एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट ईयर अपन ने करा होता है और फिर भी लास्ट ईयर में कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला होता है जो करंट ईयर में भी सॉल्व नहीं हुआ होता है, तो अपन ये देखते हैं कि अपन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपन एंगेजमेंट टर्म्स को एग्री करते हैं। उसके बाद ऑडिट टीम मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, अपन ये भी देख रहे हैं जो ऑडिट करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑडिट कर रहे हैं उनके पास शेयर्स है, ठीक है, और उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए फर्म के साथ। तो बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज़ बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट ही ये अपन डिसाइड कर लेते हैं कि किस एरिया में अपन को डिटेल में काम करने की ज़रूरत है। एक अपन जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेते हैं उसके बाद ही अपन एंगेजमेंट टर्म्स को साइन करते हैं। तो जब अपन ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उससे पहले अपन ये जानकारी ले लेते हैं कौन कौन सा प्रमोटर ग्रुप है, कि उनके बारे में क्या रेपुटेशन है फर्म की, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो उससे अब इसका एग्जांपल है बायजूस ऑडिट, ठीक है। बायजूस के अंदर अगर लास्ट ईयर में कहीं मॉडिफिकेशन आया होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो अपन करंट ईयर में उस हिसाब से ही देख लेते हैं कि इस साल अपन को इस एरिया के अंदर डिटेल में काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है परफॉर्मिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी कि अपन को ये कुछ बातों को कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। फर्स्ट है इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स, सेकंड एंगेजमेंट टीम इज़ कॉम्पिटेंट, यानी कि जो ऑडिट करने वाले हैं क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इसका एग्जांपल अगर एनबीएफसी का अपन पहली बार ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, और यानी कि लास्ट ईयर तक अपन ने कभी भी एनबीएफसी का ऑडिट नहीं करा हुआ है, तो इस साल जैसे कि बजाज फाइनेंस का अपन ऑडिट कर रहे हैं तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि एंगेजमेंट टीम उस हिसाब से कॉम्पिटेंट है या नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है तभी अपन सही से परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज़ जहाँ ज़्यादा रिस्क होगी वो मेथड्स कहीं छूट नहीं जाए, इसलिए अपन देखते हैं एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है एंगेजमेंट टीम्स कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई फर्म के साथ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, या फिर होल्डिंग शेयर्स नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अदर सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो भी ऑडिट कर रही है वो टीम है फर्म को। फोर्थ पॉइंट है सिग्निफिकेंट मैटर्स फाउंड अराइजन इन करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, क्या कोई ऐसा मैटर है क्या जो लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट था और करंट ईयर भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, वो भी अपन देखते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद आता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। तो अब अपन को ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी रहेगी डिटेल के अंदर। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या होता है, ये अपन को हेल्प करता है इन मेकिंग प्लान, दिस विल सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। अपन किस तरीके से ऑडिट करेंगे, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, कितने लोग लगेंगे ऑडिट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब फाइनलाइजेशन आएगा ऑडिट रिपोर्ट का तब कम लोग चाहिए होंगे और स्टार्टिंग में हो सकते हैं ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। इट विल गाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ये सब देखने के बाद अपना ऑडिट प्लान बनता है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, यानी कि इसमें देखते हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ऑडिटर का कितना स्कोप है। एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से भी देखना है सारे कंप्लाइंसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब देखना है। एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज, कितने कंपोनेंट्स ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद करेगा या फिर और कोई भी ऑडिटर है तो वो करेगा। नेचर ऑफ कंट्रोल्स रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर है तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का है कितना दूसरे का, ये भी तय होना चाहिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के समय। एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय अनदर, कितने कंपोनेंट्स कोई दूसरा ऑडिटर करेगा। एंटिटीज यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कंपनी खुद ही अपने कुछ सर्विसेज जैसे कि पेरोल की सर्विसेज किसी और को आउटसोर्स कर रही है, कि ये अपन ऐसे 402 में देखेंगे कि अगर कोई सर्विसेज आउटसोर्स कर रही है कंपनी, जैसे कि पेरोल का सारा डेटा तो सारा कंपनी में रिकॉर्ड होता है पर सारा अकाउंटिंग के लिए किसी और कंपनी में जाता है, आउटसोर्स कर रखी है कंपनी ने सर्विस। तो ये भी देखना है क्योंकि ऑडिटर को कंट्रोल्स तो दोनों जगह चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ आउटसोर्स करने जा रहा है ये डेटा पेरोल का
वहीं पूरी अकाउंटिंग होगी, तो अकाउंटिंग के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट्स। प्रीवियस ऑडिट्स के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मैटर मिला हो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ हो। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा, यानी कि अगर आपने TCWG के साथ कोई मीटिंग रखी हो पर आप लास्ट मोमेंट पर मीटिंग डिसाइड कर रहे हैं और वो लीव पर है, तो आप अपनी बात ऑडिटर अपनी बात को डिस्कस नहीं कर पाएगा TCWG के साथ। तो पहले से शेड्यूल कर लेना चाहिए मीटिंग को, कब वो डिस्कस करेगा ऑडिटर। सेकंड पॉइंट आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कब रिपोर्ट बनाकर देना चाहते हैं ऑडिटर, ठीक है, क्या क्या कम्युनिकेशन करना है, क्या क्या रिपोर्ट्स बनाकर देना चाहते हैं, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, क्या टाइम टेबल रहेगा। अगर टाइम टेबल नहीं बनाए रिपोर्टिंग के हिसाब से तो हो सकता है वो जिस दिन लीव पर हो उस दिन ऑडिटर कम्युनिकेट करने के लिए जाए। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिट वर्क, यानी कि ऑडिटर जब भी TCWG मीटिंग्स को कंडक्ट करवाएगा तो ऑडिटर को उसको अटेंड करना चाहिए, ताकि ऑडिटर को पता रहे कि इस साल के दौरान मेजर क्या क्या हुआ कंपनी के अंदर। डिस्कस विद मैनेजमेंट टाइप है टाइमिंग्स ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, कितने टाइम में ऑडिट का काम पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है की ऑडिट मैटर्स में तो वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए। डिस्कस विद मैनेजमेंट स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, कितना ऑडिट वर्क पूरा हो गया, कब तक हो जाएगा। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ये तो रेगुलर इंटरवल्स पे हो जाना चाहिए, अपनी टीम मेंबर्स से पूछ लेना चाहिए कि कितना काम हो रहा है, उनसे रेगुलर इंटरवल्स पे पूछते रहना चाहिए, कहीं डाउट तो नहीं आ रहा, जो भी अपने टीम मेंबर से ऑडिट के। कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी स्टैट्यूटरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बैंकिंग कंपनी में, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बिफोर 30 जून सबमिट हो जाना चाहिए, तो ये भी ऑडिटर को देखना है, उस हिसाब से उसका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है टीम एफर्ट्स, कंसिडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। बेसिकली क्या होता है, जो भी ऑडिट फर्म का मेन पार्टनर होता है टॉप लेवल का, वो कंपनी का जो भी, एक तो होता है कंपनी का टॉप लेवल और एक होता है जो ऑडिट फर्म है, ये तो भी कंपनी, इसका टॉप लेवल यानी कि TCWG, और ऑडिट फर्म का टॉप लेवल हो गया पार्टनर। तो पार्टनर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑडिट ही पूछ लेता है कि लास्ट ईयर हमने ही अगर इस कंपनी का ऑडिट करा था, तो पार्टनर TCWG से पूछ लेता है कि क्या इस साल कुछ नया हुआ है क्या, यानी कि रेवेन्यू में कितना जंप आया, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ क्या, कोई कंप्लाइंसेस इंक्रीज हुए क्या, या फिर इस साल कोई नॉन कंप्लाइंसेस है क्या, प्रोविज़न कितना बनाओगे, टैक्स कितना भरोगे। यानी कि जो पार्टनर है वो TCWG से पहले ही पूछ लेता है कि इस साल क्या मेजर डिफरेंस होने वाला है, ताकि फिर वो बाद में उस हिसाब से ही अगर किसी फैक्टर्स, यानी कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उस बारे में वो पार्टनर ऑडिट फर्म को जो भी आर्टिकल होगा उनको बोल देगा कि इस एरिया में डिटेल में काम करना है तुमको। तो बेसिकली हर एंगेजमेंट में ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो स्टार्टिंग से ही पता रहेंगे, ठीक है। पार्टनर पहले ही पूछ लेता है TCWG से कि इस साल कोई मेजर इवेंट्स अगर हुआ है क्या कंपनी के अंदर, जैसे कि अगर पेंडिंग लिटिगेशन नया हुआ अगर हुआ है तो उसमें ऑडिटर को डिटेल में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स बता रखें। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियल लेवल को डिटरमाइन करने ऐसे एरियाज़ वो पहले ही ढूंढ लेंगे जहाँ रिस्क ज़्यादा है, तभी टीम यानी कि पूरी ऑडिट टीम डिटेल में वर्क कर पाएगी। एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्वेश्चनिंग माइंड, आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल इन प्रीवियस ऑडिट्स, जो लास्ट ईयर ऑडिट करी उसके अंदर कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी मिली तो क्या वो इस साल सॉल्व हुई या नहीं हुई, और अगर सॉल्व नहीं हुई तो उसका रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस लास्ट ईयर कम थे, करंट ईयर बढ़ गए, तो ऑडिटर को डिटेल में चेक करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट्स,
यानी कि अगर इस साल कुछ ऐसा हुआ है जैसे कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लग गया तो वो भी ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स। फोर्थ पॉइंट है इसके बाद, कंसीडरिंग रिजल्ट्स ऑफ preliminary engagement activities and whether knowledge gained on other engagements is relevant। तो जो भी एक्सेप्टेंस प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का यहाँ से मतलब है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस। ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे जैसे कि ये सारे फैक्टर्स ऑडिटर को कंसीडर करने बिफोर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कंटिन्यूस होगा रिकरिंग ऑडिट के केस में, एक्सेप्टेंस होगा इनिशियल ऑडिट के केस में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने और जो रिजल्ट आएगा वो इधर कंसीडर करना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते समय एंड वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट्स इज रिलेवेंट। अदर एंगेजमेंट्स का मतलब है जैसे कि ऑडिटर ने कोई लास्ट ईयर कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा हो या फिर लास्ट ईयर ऑडिटर ने कंसल्टिंग में हेल्प करी हो, तो ऑडिटर को पता रहेगा कि इस साल वही ऑडिटर है तो उसको कितना डिटेल में काम करने की ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज necessary to perform the engagement। While making strategy, it is also important how many resources required at what time resources required। यानी कि टोटल छोटा ऑडिट होगा किसी कंपनी का तो उसमें कम लोग लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, ये सब पहले से ही ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में आ जाएगा, ठीक है। एट फाइनलाइजेशन लेस पीपल रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली जब साइन का टाइम आएगा ऑडिट रिपोर्ट तब कम पीपल रिक्वायर्ड होंगे जितना फर्स्ट स्टेज पर सबसे ज़्यादा लोग लगेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री का जब वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैश एंड बैंक होगा, उसके बाद जब फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो कम पीपल रिक्वायर्ड रहेंगे। यानी कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी के लिए भी प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। यानी कि मुझे इस कंपनी के ऑडिट के लिए कितने एक्सपीरियंस पीपल की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर कोई बड़ी एंटिटी होगी तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे, यानी कि लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होगी। सेकेंड है एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि क्वांटिटी यानी कि कितने लोग लगेंगे, ठीक है। अगर कंपनी की इन्वेंट्री के लिए लोकेशंस मल्टीपल है तो ज़्यादा लोग लगेंगे। अगर सिंगल प्लेस पर ही यानी कि आसपास ही प्लांट है कंपनी के तो वहाँ कम लोग लगेंगे। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कब चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग चाहिए या ड्यूरिंग द ऑडिट ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और ये सब लोगों को मैनेज करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अब आता है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इंक्लूड्स नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ऐसे 315 यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ का रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ये सब मेरे ऑडिट प्लान के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी कि कितना डिटेल में कंट्रोल टेस्टिंग करना है, अमाउंट टेस्टिंग कितना डिटेल में करना है, ये सब ऑडिट प्लान में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आता है अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन कंप्लायंस विद अदर एसेस। यानी कि अगर आपको जैसे कि गोइंग कंसर्न है, ठीक है, तो वहाँ आपको और भी कंप्लायंसेस का फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सब क्या क्या कंप्लायंसेस करना है गोइंग कंसर्न में, ठीक है, तो वो सब आपके ऑडिट प्लान के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इज़ मोर डिटेल देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। यानी कि ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल में होता है कि ऑडिट स्ट्रेटजी में तो सिर्फ अपन ये देख लेते हैं कि ठीक है टाइमलाइन ऑफ ऑडिट कब है, ठीक है, ये एक से वो बेसिक ओवरव्यू होता है। उसके बाद अपन ऑडिट प्लान में देखते हैं डिटेल्ड होता है कि अपन रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
कैसे कितना डिटेल में कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, अमाउंट टेस्टिंग कितना डिटेल में करेंगे, ये सब ऑडिट प्लान के अंदर कवर होता है। और ये सब होने के बाद अपन ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ अपन बनाते हैं प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया। जैसे कि अपन ने देख लिया कि पीपी के अंदर कंट्रोल टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है या फिर अमाउंट टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो फिर अपन बनाएंगे ऑडिट प्रोग्राम। उसके अंदर अपन डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स अपन को लगाने हैं, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, क्या क्या करना है जिससे अपन को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। तो अपन इसको यूँ बोल सकते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर उसके बाद आता है ऑडिट प्रोग्राम, शॉर्ट में बोल सकते हो प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया। जैसे कि एक अपना स्पेसिफिक एरिया ले लिया पीपी, तो अब इसमें अपन को क्या स्टेप्स लगाएंगे जिससे अपन को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। आपकी बुक के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई, इंक्लूड सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence before expressing his opinion। जैसे कि एग्जांपल है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इसमें 31 मार्च को बैंक में क्या बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। कैश सर्टिफिकेट लेना है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना है, कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये अपना एरिया वाइज होता है ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, कि इस एरिया में अपन को क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। फॉर्मुलेटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज, यानी कि देखना है पहले क्लाइंट ऑफिस के अंदर विजिट करना है, ईच ट्रांजेक्शन हाउ ऑथराइज रिकॉर्डेड। या अपन को कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। परचेज ट्रांजेक्शन है तो उसको अप्रूव कौन करता है, रिकॉर्ड कैसे होता है। और अगर बिजनेस इंडस्ट्री नेचर की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ विजिट करना, फैक्ट्री क्वांटिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे नहीं हो रहे, ये सब ऑडिटर को देखना है। सेकंड है ओवरऑल प्लान। व्हेन यू आर मेकिंग प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया यू विल फॉरगेट दैट एरिया इज नॉट सिग्निफिकेंट एट एंटिटी लेवल। जैसे कि अपन ने डिस्कस करा था कि यहाँ एक स्पेसिफिक एरिया अलोकेट हो जाता है, ठीक है। तब ये स्पेसिफिक एरिया ऐसे पूरी एंटिटी लेवल पे तो कितने एरिया हो जाएंगे, पीपी है, पेरोल है, कैश बैंक है, रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, ऐसे इतने सारे में हर एक के बारे में अपन डिटेल में चेकिंग करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये देखना है कि वो एरिया एंटिटी लेवल पर कितना सिग्निफिकेंट है, यानी कि अगर पीपी के अंदर जैसे कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिल गया तो वो भी देखना है कि वो एंटिटी लेवल पर सिग्निफिकेंट है या नहीं। अदरवाइज़ अपन उसमें ज़्यादा टाइम को डाइवर्जेंस कर देंगे तो वो आपको देखना है बियॉन्ड टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही एरिया में डिटेल में टाइम लगा दिया तो फिर दूसरे एरिया में भी टाइम ज़्यादा लगेगा और इससे पूरा ऑडिट ही डिले हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास फॉर्मुलेटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम का थर्ड पॉइंट है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अंडरस्टैंड दैट एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि ऑडिटर को एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे इंटरनल कंट्रोल्स काम करते हैं। सैम्पल बेसिस पर देखना चाहिए परचेज सेल्स का कैसे ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होता है, एग्जीक्यूट होता है, ताकि उससे ऑडिटर को पता चल जाएगा क्या ये रिलायबल है या नहीं है इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ऑडिटर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि साइज ज़्यादा होगा तो उसके कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, बिजनेस कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन टू प्लान ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, टू प्लान ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। ऑडिटर को कुछ बातें पहले
ऑब्टेन कर लेनी चाहिए कि क्लाइंट का हिस्ट्री कैसा है, बिजनेस कैसा है। अगर क्लाइंट का हिस्ट्री ख़राब रहा हुआ है, ठीक है, तो उसमें डिटेल में ऑडिटर को काम करना पड़ेगा। फ्रॉड होने के ज़्यादा चांस रहे हुए हैं लास्ट ईयर में, तो इस साल भी डिटेल में काम करना पड़ेगा, तभी उस ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा कि ये कंपनी सही है या नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। 6 पॉइंट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़, यानी कि क्या कंपनी कंप्लाई कर रही है जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, यानी कि इंडेस शेड्यूल 3 जो भी कंप्लाइंसेस हैं उन सब का फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिपार्चर हो रहा है, यानी कि अगर वो फॉलो नहीं हो रहा, तो वो देखना पड़ेगा, डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी क्यों फॉलो नहीं हो रहा। अदर और कोई पॉलिसीज़ लगा रहे हैं तो उसके बारे में भी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। ड्राइंग अप द ऑडिट प्रोग्राम, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो इसके कुछ यानी कि लास्ट ईयर अपन ने ऑडिट प्रोग्राम एकदम सही बना रखा था, करंट ईयर में अपन उसको चेंज करना चाहते हैं। क्यों? उसके फैक्टर्स बता रखे हैं। या तो हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन है बिजनेस, जैसे कि आईटीसी लास्ट ईयर तक सिर्फ तंबाकू इंडस्ट्री में ही थी, अब इस साल होटल इंडस्ट्री में भी आ रही है, तो ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल था। चेंज इन स्कोप ऑफ बिजनेस, एंटिटी की साइज़ बढ़ रही है, ठीक है। अभी तक सिर्फ नेशनल लेवल पर ही थी, अब इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है बिजनेस साइज इंक्रीज। चेंज इन कंट्रोल्स, लास्ट ईयर तक कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे, इस साल चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल नए लगाए, तो ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा इस साल जो कंट्रोल्स नए लगाए वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट्स, प्रीवियस ऑडिट में कहीं लगा कि कंट्रोल की या डेफिशिएंसी थी, तो ऑडिटर को देखना है कि इस साल वो सही किया या नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कमस्टेंसेस वेयर ऑडिट प्रोग्राम सुटेबली अल्टर्ड, यानी कि चेंज करना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम को, उसके लिए कुछ एग्जांपल बता रखे हैं। इफ़ ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन फॉर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर, और करंट ईयर में यानी कि लास्ट ईयर में कंपनी का टर्नओवर कम था, करंट ईयर में वॉल्यूम बढ़ गया, तो ऑडिटर को देखना है, जैसे कि 2024 में रिलायंस का ऑडिट किया था वर्सेस 2024 में रिलायंस का ऑडिट हो रहा है, तब जियो एग्जिस्ट नहीं करता था, तब अगर आप ने 2014 वाले ही ऑडिट प्रोसीजर लगा दिया 2024 में, तो वो सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट डिस्कवर डेट इंटरनल कंट्रोल्स वर नॉट इफेक्टिव एंड ऑडिट प्रोग्राम वॉज फ्रेम्ड, यानी कि अगर आपको ऑडिट के दौरान लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो ऑडिटर को फिर ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। व्हेन ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू ऑडिट द अकाउंट्स फॉर फर्स्ट टाइम, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है, द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस, यानी कि ऑडिटर का लास्ट ईयर ऑडिटर कोई और था, करंट ईयर नया जन आया है, ठीक है, तो क्या स्टेप्स रहेंगे। पहला, ब्रॉड आउटलाइन शुड बी ड्रॉन अप फॉर ऑडिट प्रोग्राम, पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लेना चाहिए ऑडिटर को, क्या एंटिटी करती है, कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस बारे में ब्रॉड आउटलाइन ले लेना चाहिए, उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है। आफ्टर डिटेल चेकिंग एनी स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग बैलेंस, हर साल एडिशन और डिलीशन का तो ये सारे ट्रांजैक्शंस तो देखते ही हैं, पर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है, तो ओपनिंग बैलेंस के बारे में भी स्पेशल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। ये आपको ऐसे 510 में पता चलेगा कैसे परफॉर्म होता है ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर की कितनी लायबिलिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, यानी कि ऑडिटर को डिटेल में प्लानिंग करनी चाहिए या नॉर्मल प्लानिंग करनी चाहिए, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि अगर बिजनेस का साइज़ ज़्यादा होगा, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, उतना ज़्यादा ऑडिटर को डिटेल में प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड है पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, अगर ऑडिटर ने लास्ट ईयर भी सेम कंपनी का ऑडिट करा था, तो ऑडिटर को पता रहेगा कि
कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। थर्ड, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि कोविड-19 आ गया, सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हो गए, तो प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फिर ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। ये नया टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को जो भी काम कर रहा है, स्ट्रेटजी, प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो भी मिल रहा है, ऑडिटर को हर एक काम का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लानिंग एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जैसे कि लास्ट ईयर का ऑडिट ख़त्म हुआ, उसके बाद ही प्लानिंग वापस शुरू हो जाएगी। करंट ईयर में ऑडिट कैसे होगा, क्या नया फैक्टर्स रहेगा, मिला है या कैसे बात करनी है TCW, जैसे करंट ईयर में कोई फैक्टर्स नहीं आए तो उसकी कैसे डिटेल में चेकिंग करनी है। यानी कि प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो ऑडिट प्लान इंक्लूड्स द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ऐसे 315 के बारे में ये लाइन आपको ऐसे 315 के बारे में पढ़ने के बाद में पता चलेगी, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, ये सब करंट ईयर में वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या कोई नया कानून आए कि इस साल जो बिजनेस को कंप्लाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, इस साल क्या मटेरियल लेवल रहेगा, कितने इन्वॉल्व रहेंगे एक्सपर्ट्स। परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी कितनी करने की ज़रूरत है, विजिट करना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटजी बनाना एंड मेकिंग ऑडिट प्लान। अल्टीमेटली ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की रहेगी, ठीक है। ऑडिटर ये बातें डिस्कस कर भी सकता है मैनेजमेंट के साथ, पर इतना भी ज़्यादा स्पेसिफिक डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट को पता चल जाए कि प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए कि ऑडिटर क्या सैंपल चूज़ करेगा, ठीक है। ऑडिटर ये बता सकता है कि वो कंट्रोल टेस्टिंग करेगा, अमाउंट टेस्टिंग करेगा, पर ये पता नहीं चलना चाहिए मैनेजमेंट को कि वो कौन से सैंपल्स लेगा, कौन सा प्रोसेस देखेगा, परचेस प्रोसेस चेक करेगा। यानी कि शॉर्ट में बोल रखा है कि मैनेजमेंट के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर क्या क्या अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। नॉट कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट क्वालिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। कुछ इवेंट्स दे रखे हैं जिसमें ऑडिटर को अपना प्लानिंग डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। पहला है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई नया इवेंट अकर हुआ है, चेंज इन कंडीशंस हुआ है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट के दौरान ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे लगता है कि प्लान गलत है, ठीक है। यानी कि ऑडिटर ने प्लान तो बना लिया था ऑडिट स्ट्रेटजी के समय कि इस तरीके से अपन काम करेंगे, पर जब ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान यानी कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में देखा कि ये तो बैलेंस में ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। बैलेंस एज पर बुक के 2.8 CR, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करा 4 CR का बैलेंस आ रहा था, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस आ रहा। ऑडिट एविडेंस ही मिला, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में ये मिला, बैलेंस एज पर बुक्स में ये मिला कि पेबल्स इतने हैं, दोनों में डेटा में डिफरेंस आ गया। तो ऑडिटर को लगेगा प्लान गलत है, उसको डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से उसको फिर देखना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ, फिर डिस्कस भी करना पड़ेगा कि आखिर एक्सटर्नल पार्टी ने तो ये बोला कि इतना बैलेंस है, आपकी बुक्स में तो इतना है, तो फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा मैनेजमेंट को। उस हिसाब से ऑडिटर को अपना प्लानिंग भी रिवाइज करना पड़ेगा अगर इनमें से ये सब कुछ होता है तो ये था अपना ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आप बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। तो ये अपना ख़त्म होता है ऐसे 300। तो इसमें ये एक तो अपना ये टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, क्या टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट सही से अपन कर पाएंगे, तो ये इस बारे में है, ठीक है। मेनली 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम होता है प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि PP एक एरिया आपको दे दिया,
तो इसके बारे में आप क्या स्टेप्स लगाओगे जिससे आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए कि पीबी का सारा पीबी में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। फिर ऑडिट प्लान के अंदर ये सारे ऑडिट प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि तीनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, ठीक है। फिर आप देखोगे कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है। और ऑडिट स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर टर्म है, आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पूरा देखते हैं ब्रॉडर व्यू पे कि कैसे ऑडिट स्टार्ट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड है, कब कब कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में चेकिंग तो ऑडिट प्रोग्राम में होता है, ठीक है। डिटेल सबसे ज़्यादा ऑडिट प्रोग्राम है। तो ये अपना कंप्लीट होता है SA 300